नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार के अंदर संसद के कार्य तथा शक्तियां। और संसद के कार्य तथा जो शक्तियां, संसद को कई प्रकार की क्या है शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन क्या करती है कि व्यापक इसको बहुत बड़ी शक्तियां प्राप्त है, व्यापक रूप से इसे शक्तियां प्रदान की गई है। संसद की जो प्रमुख शक्तियां उसमें से हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि संसद की विधायी शक्ति क्या है। और देखो, संसद का सबसे प्रमुख कार्य है राष्ट्र को हितों की दृष्टि में रखते हुए, यानी राष्ट्रीय हितों को, मतलब संसद का प्रमुख कार्य संसद का प्रमुख कार्य। अब देखो, संसद का जो प्रमुख कार्य है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। राष्ट्रीय ध्यान में रखते हुए कानून निर्माण करना। संसद का जो कार्य है जिसमें विधायी शक्ति ने क्या बताया, संसद का प्रमुख कार्य क्या है कि राष्ट्रीय हितों को हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है कि कानूनों का निर्माण करना है। इस तरह कानूनों का निर्माण करना है जिसमें राष्ट्रीय हित समाहित हो। ठीक है। और दूसरी चीज कि संसद को संघीय सूची में और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पे कानून निर्माण का अधिकार है। मतलब संसद को क्या है करना है, संसद संघ सूची और समवर्ती सूची कानून निर्माण करती है। मतलब संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संघ सूची और समवर्ती सूची के अंदर क्या कर सकती है, उल्लेखित विषयों पर क्या करेगी, जो महत्वपूर्ण विषय है महत्वपूर्ण विषयों पर, यानी संघ सूची व समवर्ती सूची में कानून निर्माण करती है। महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करती है, महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण जो विषय है विषयों पर कानून का अधिकार किसके पास में है, ये संसद के पास में। और इसमें महत्वपूर्ण बात बताइए कि उल्लेखित विषयों पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जो महत्वपूर्ण जो विषय है उन पे कानून का जो अधिकार है वो किसके पास में है, विधायी शक्ति के अंतर्गत है, वो संसद के पास है। अब देखो कि कानूनों में पारस्परिक विरोध की स्थिति में, अब कानून के अंदर कोई विरोध वाली स्थिति हो तो उस विरोध वाली स्थिति के दौरान केवल संसद के कानून ही, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून ही क्या रहेंगे, वैध रहेंगे, अन्य किसी के कानून वैध नहीं रहते। तो ये विधायी शक्ति। अब संविधान में संशोधन की शक्ति, दूसरा बिंदु हो गया हमारा संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास में होता है, संसद के पास में होता है। अब संसद क्या करती है कि संविधान में संशोधन संबंध में संसद को क्या महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, यानी संशोधन के अंदर, संशोधन में संसद को महत्वपूर्ण अधिकार, महत्वपूर्ण अधिकार किसके पास में हो गया, संसद के पास में। यानी संविधान के अंदर अगर संशोधन करना है तो ये केवल किसके पास में अधिकार है, केवल संसद के पास में ही अधिकार है। अब संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन है, संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही क्या किया जाएगा, प्रस्तावित किया जा सकता है।
संविधान में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन हेतु क्या किया गया है कि संविधान में, संविधान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव केवल, संविधान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखो कि संशोधन में संसद को महत्वपूर्ण, यानी कोई भी संशोधन करना संविधान के अंदर, तो संशोधन में संसद को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, केवल संसद को ही है। और संविधान के अंदर अगर परिवर्तन करना है तो संविधान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना, कोई नया कानून बनाना है, किसी कानून को समाप्त करना है, तो जो परिवर्तन किया जाएगा तो उसके लिए केवल ये विशेष प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाएगा वो केवल संसद में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें बताइए, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है, यानी दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों द्वारा दोनों सदन क्या करेंगे, इसमें संविधान के अंदर संशोधन के अंदर संशोधन का कार्य किया जाता है, यानी दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन का कार्य करते हैं। तो मतलब ये बताइए कि संशोधन में, यानी कोई भी संशोधन करना है संविधान के अंदर, तो संशोधन में संसद को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संविधान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव केवल कहां प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और कोई भी संशोधन करना है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा ये संशोधन का कार्य करते हैं, यानी दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों ही संशोधन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये केवल इन्हीं को अधिकार प्राप्त है। अब वित्तीय शक्तियां, कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्राप्त है संसद को, शक्तियां। अब देखो वित्तीय शक्तियां जो प्राप्त है उसमें क्या क्या चीज बताई गई है, वित्तीय शक्तियों से समझ। अब देखो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत ये बताया गया कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जनता के प्रतिनिधि होने के कारण, क्या बताया गया कि जनता के प्रतिनिधि होने के कारण संसद को वित्तीय अधिकार और देखो जनता के प्रतिनिधि होने के कारण संसद को वित्तीय अधिकार प्राप्त है, यानी भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी राष्ट्रीय वित्त के जो अधिकार प्राप्त है वो केवल किसको है, संसद को ही प्राप्त है। और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, यानी जो बजट का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री। प्रतिवर्ष बजट कार्य, प्रतिवर्ष बजट कार्य वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया
प्रतिवर्ष बजट कार्य जो वित्त मंत्री द्वारा संसद में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। बजट का जो कार्य है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ष कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा इसको, संसद में, यानी संसद के दोनों ही जो इसके सदन है, दोनों ही सदन के अंदर प्रस्तुत सर्वप्रथम किसमें प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो है कि जब संसद से स्वीकार नहीं करा लिया जाए, जब तक बजट का जो प्रस्ताव है संसद स्वीकार नहीं कर लेती है, संसद बजट के प्रस्ताव को जब तक स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक क्या नहीं है कि उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। बजट का प्रस्ताव, बजट प्रस्ताव संसद स्वीकृति के पश्चात ही, यानी बजट प्रस्ताव संसद स्वीकृति के पश्चात ही आय व्यय का कार्य जब तक संसद बजट के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे देती है तब तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाएगा। और कब किया जाएगा, जब संसद के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है उसके पश्चात ही आय व्यय का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वित्तीय शक्तियां संसद को प्राप्त है। अब संसदीय प्रशासनिक शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त है, प्रशासनिक शक्तियां, संसद की प्रशासनिक शक्तियां, चौथा हमारा पॉइंट होगा प्रशासनिक शक्तियां। अब संसद की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो कौन कौन सी इसको प्राप्त है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। संसद को प्राप्त प्रशासनिक शक्तियां, अब प्रशासनिक जो शक्तियां उसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा, यानी हमारे यहाँ भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। मतलब प्रशासन के अंदर क्या किया गया है, संविधान में संसदात्मक संस्थात्मक व्यवस्था, संस्थात्मक व्यवस्था, सत्य नहीं, संस्थात्मक व्यवस्था। अब देखो संस्थात्मक जो व्यवस्था उसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना के लिए संस्थात्मक व्यवस्था है। तो और इसमें संघीय कार्यपालिका, मतलब जो संघीय कार्यपालिका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की जो संघीय कार्यपालिका है उसमें मंत्रिमंडल मतलब संसद, मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब मंत्रिमंडल इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी, क्या रहता है, उत्तरदायी। अब देखो संविधान में संस्थात्मक व्यवस्था, इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, संसद के प्रति, यानी मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी बताया गया, संसद के प्रति उत्तरदायी बताया गया। मंत्रिमंडल की जो भूमिका वो किसके प्रति रहती है, संसद के प्रति उसकी भूमिका बताई गई। ठीक है, और दूसरी चीज कि अब मंत्रिमंडल कब तक, यानी मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है, मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिमंडल
तब तक ही पद पर बनी रह सकती है। यानी मंत्रिमंडल तब तक ही पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। यानी मंत्रिमंडल कब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे किसका विश्वास प्राप्त है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा के अंदर जब तक उसे विश्वास मत हासिल है, बहुमत है, तब तक ये मंत्री परिषद क्या कर सकती है, अपने पद पर बनी हुई रह सकती है। और जिस दिन उसका विश्वास समाप्त हो जाएगा, मतलब उसका बहुमत कम हो जाएगा, मतलब उसे संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रशासनिक शक्तियां जो संसद के अंदर कार्य करती है। अब नेक्स्ट शक्ति के बारे में हम यानी नेक्स्ट कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जो शक्तियां इसको प्राप्त है, कार्य या जो शक्तियां जो प्राप्त है संसद को। अब देखो नेक्स्ट शक्ति निर्वाचन संबंधी शक्तियां, 5वां पॉइंट है हमारा निर्वाचन संबंधी। अब देखो निर्वाचन संबंधी जो शक्ति प्राप्त है संसद को, उसमें क्या बताया गया है, इसमें ये चीज बताई गई कि अनुच्छेद 54, मतलब यहाँ कौन सा काम में लिया जा रहा है, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त। अनुच्छेद 54 में 54 के अनुसार संसद को निर्वाचन की शक्ति प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त है, निर्वाचन की शक्ति प्राप्त है। अब जो निर्वाचन की जो शक्ति प्राप्त है संसद को, उसमें की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद में क्या है कि संसद के दोनों सदन, दो सदन है उसमें लोकसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, मतलब ये किसको चुनते हैं, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है वो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग है। मतलब राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के अंदर दोनों ही अंगों की भूमिका है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो भूमिका है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के क्या बताया गया, इनको अंग बताया गया, भाग बताया गया, अंग है। ठीक है, यानी ये किसका निर्वाचन कर रहे हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि अनुच्छेद 66, अब अनुच्छेद जो 66 है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उप राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। मतलब अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 क्या बताता है, अनुच्छेद 66 संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, कौन कौन से दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 66 संसद के
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से निर्वाचन से जो संबंधित जो शक्ति है संसद को, इस तरीके से वो कार्य करती। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा विविध शक्तियां। संसद को विविध शक्तियां जो प्राप्त, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। छठा पॉइंट है विविध शक्तियां। अब विविध शक्तियों के अंतर्गत क्या बताया गया है? पहली हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विविध शक्तियों के अंतर्गत ये बताया गया है कि संसद के दोनों सदन, इसके संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव, दोनों सदन क्या करेंगे? विशेष प्रक्रिया द्वारा, दोनों सदन विशेष प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध, मतलब संसद के दोनों सदन विशेष प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, दोनों सदन किसके खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहे हैं? महाभियोग का प्रस्ताव किसके खिलाफ लेके आ रहे हैं? राष्ट्रपति के खिलाफ। तो महाभियोग का प्रस्ताव लाने का किसके पास में अधिकार हो गया? संसद के दोनों सदनों को। ठीक है। अब दूसरी चीज कि न्यायाधीश को अक्षमता, यानी कोई न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई और न्यायाधीश का आचरण सही नहीं है, वो उसकी क्षमताओं पे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उसके खिलाफ है, जो सवाल है मतलब वो सही तरीके से निर्णय करने के अंदर असक्षम है, तो उस व्यक्ति को भी उसके पदच्युत किया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये संसद के दोनों सदनों को ये अधिकार प्राप्त, दोनों के अंदर इसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। अब दूसरा, राष्ट्रपति जो संकटकालीन की जो घोषणा है, राष्ट्रपति संकटकालीन की घोषणा है, दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक। राष्ट्रपति संकटकाल में दोनों सदनों की घोषणा में दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक। अनुमोदन क्या बताया गया? आवश्यक है, मतलब दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। जब तक दोनों सदन इसके लिए स्वीकृति नहीं देंगे तब तक क्या नहीं हो सकता? संकट काल की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। और जो संकट काल की जो घोषणा कर दी गई है, अब उसे 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। संकट काल लगा दिया गया है, मतलब कोई भी ऐसी जो 356, 352 और 356 और 360 में से कोई सा भी अगर लगा दिया गया है, तो उसे अगले 6 महीने तक बढ़ाने के लिए, मतलब उसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसकी 6 माह से अधिक अगर बढ़ाना है, उसके लिए इसकी दोनों सदनों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये संसद के जो कार्य तथा शक्तियां, इसका हमने अध्ययन किया। आप पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। जब तक इनके जो नोट्स है इसको अच्छे से आपको उतारना है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उतारते हुए कार्य